हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में प्यूरिफिकेशन ऑफ मेथड मेटल पढ़ चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का अगला टॉपिक है थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, यानी कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से रिड्यूस नहीं होते हैं। तब इस प्रोसेस में हमें उन मेटल ऑक्साइड्स का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनको हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए गिब्स सैमुअल्स नामक साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेयर डेल्टा जी इज द गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच इज द चेंज ऑफ एनर्जी, टी इज द टेम्परेचर एंड डेल्टा इज द एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। ओके, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि ये फॉर्मेशन इजीली हो पाएगा या नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कि अगर मैं टेम्परेचर उस इक्वेशन, किसी भी ऐसा मेटल ऑक्साइड है जिसका टेम्परेचर मैं बढ़ाता जाऊं, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली एंट्रोपी चेंज बढ़ेगी। जब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो डेल्टा एस की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। एज अ रिजल्ट डेल्टा जी कैसा आएगा? नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस प्रोसीड करेगा। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं कि गिब्स एनर्जी नेगेटिव होगी तो प्रोसेस प्रोसीड करेगा। इसका मतलब कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगी और हमारा मेटल ऑक्साइड इजीली रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम गिब्स सैमुअल की इक्वेशन की हेल्प से किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन पता कर सकते हैं। इसके लिए एक साइंटिस्ट आए एडिंगम, इन्होंने मेटल ऑक्साइड और टेम्परेचर में मेटल ऑक्साइड किस तरीके से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया। इस ग्राफ की हेल्प से हम इजीली बता सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होगा, कौन सा मेटल ऑक्साइड पहले रिड्यूस होगा या कौन सा मेटल ऑक्साइड पहले फॉर्मेशन। तो इस टेम्परेचर को, इस ग्राफ को नाम दिया गया एडिंगम डायग्राम। ओके, तो एडिंगम डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा जी और टी का रिलेशन। इसका रिलेशन इंडिकेट करेगा डेल्टा जी एंड टेम्परेचर का रिलेशन। अब इस ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू से धीरे धीरे पॉजिटिव की ओर जा रही है और टेम्परेचर धीरे धीरे केल्विन में बढ़ रहा है। अगर हम इसका मेजर करें तो ध्यान से देखें कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ज्यादा हो रही है। जैसे सपोज कीजिए कि डेल्टा जी की वैल्यू, मान के चलिए हमारे पास डेल्टा जी एल्यूमिनियम और क्रोमियम, अगर हम आपसे पूछें कि एल्यूमिनियम और क्रोमियम इन दोनों में 500 केल्विन टेम्परेचर पर कौन सा मेटल ऑक्साइड पहले फॉर्मेशन होगा, तो हम ध्यान से देखें तो इस टेम्परेचर पर दोनों को ले जाए, दैट इज अ क्रोमियम, दैट इज एल्यूमिनियम। तो हम ध्यान से देखें 500 केल्विन पर इस पॉइंट पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ज्यादा है, जबकि इसी पॉइंट पर क्रोमियम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कम है। इसका मतलब कि क्रोमियम की डेल्टा जी की वैल्यू एल्यूमिनियम से कम है, इसलिए एल्यूमिनियम इजीली फॉर्मेशन होगा, रिड्यूस होगा। ओके, दैट इज अ एडिंगम डायग्राम। अगला प्रोसेस, अगला स्टेप आता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, यह भी उन मेटल ऑक्साइड के लिए यूज होता है जो बहुत ही ज्यादा हाईली और लेस एक्टिव होते हैं। इसके लिए एक इक्वेशन का यूज किया जाता है जिसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन ई नॉट सेट। याद आ रहा है कुछ? डेल्टा की फॉर्म करने के लिए इक्वेशन हमने दिखाई थी, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन ई नॉट सेट। अब आप ये जानते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है
हाईली रिएक्टिव मेटल जो होंगे, रिएक्टिव मेटल, उनका ई नॉट सेल कैसा होता है, नेगेटिव। ओके, हाईली रिएक्टिव मेटल का डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव, जबकि लेस रिएक्टिव का पॉजिटिव। तो ई नॉट सेल जब नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी कैसा होगा, ई नॉट सेल अगर नेगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो रिडक्शन कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, इसका मतलब कि हाईली रिएक्टिव मेटल का रिडक्शन, जो रिडक्शन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस प्रोसेस से आराम से हम लोग कर सकते हैं। उसमें हम लेस रिएक्टिव मेटल मिलाएंगे, लेस रिएक्टिव मेटल का ई नॉट सेल कैसा होगा, पॉजिटिव, डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, इजीली रिड्यूस हो जाएगा और हाईली रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव मेटल सेपरेट हो जाएगा। दैट कंप्लीट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है इंपोर्टेंट मेटल, मेटलर्जी ऑफ इंपोर्टेंट मेटल्स, मेटलर्जी ऑफ इंपोर्टेंट मेटल्स। ओके, हमारे यहां पर 4 एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। ये 4 एलिमेंट जिनका मेटलर्जी प्रोसेस होता है, इन सभी का कॉमन प्रोसेस वही है जो पहले मैंने कराया है। यानी इन सभी में सबसे पहले हम करेंगे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ओके, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। उसके बाद क्या करेंगे, कंसंट्रेशन। इसके बाद उस ओर का कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद थर्ड पार्ट हम इसका आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेशन करेंगे और फोर्थ पार्ट उसका प्यूरिफिकेशन कर लेंगे। इस तरीके से ये चारों मेटल हम लोग प्यूरिफाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे एक मेटल का एग्जांपल अगर मैं लूं, 4 स्टेप में हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी मेटल लेंगे 4 स्टेप में निकाल लेंगे। जैसे एक स्टेप का एग्जांपल लिया, मान के चलिए मुझे जिंक प्यूरिफाई निकालना है, तो अब ये किस फॉर्म में मिलता है, जिंक सल्फाइड, दैट इज अ ओर। ओके, सबसे पहले आप इस ओर का क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर की हेल्प से। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर की हेल्प से आप क्या करेंगे, इस जिंक सल्फाइड ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सेकंड प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस पाउडर फॉर्म में क्योंकि सल्फाइड ओर है, इसलिए प्रोसेस कौन सा यूज करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन। याद आ रहा है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले मान के चलिए मुझे जिंक का प्यूरिफाई करना है, तो इस ओर को पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग की हेल्प से, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कर देंगे। फ्रोथ फ्लोटेशन करने के बाद इस कंसंट्रेटेड ओर को थर्ड स्टेप आइसोलेशन में ले जाएंगे। आइसोलेशन के 2 पार्ट हमने कराए थे। सबसे पहले कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान के चलिए आपका जिंक सल्फाइड है, ठीक है, इसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराया तो ZnO प्लस SO2 फॉर्मेशन होगा, ZnO प्लस SO2 का फॉर्मेशन होगा। बैलेंस कर देंगे। ओके, इसके बाद ये जिंक ऑक्साइड जो मेटल है, कंसंट्रेशन ओर टू मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड को इंप्योर मेटल ऑब्टेन कर देंगे। यानी इस मेटल ऑक्साइड को, जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसमें सूटेबल रिएजेंट लाइक कार्बन हमने मिलाया तो इंप्योर मेटल आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। जिंक इज अ इंप्योर मेटल। तो आइसोलेशन में सबसे पहले जो कंसंट्रेटेड ओर आपने लिया, कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ध्यान आ रहा हो, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग प्रोसेस से बताए थे कैल्सिनेशन। ओके, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड को फिर सूटेबल रिएजेंट की हेल्प से मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इस इंप्योर मेटल का प्यूरिफिकेशन
कर लेंगे। प्यूरिफिकेशन के 5 मेथड करा दिए, इस तरीके से हम किसी भी मेटल का प्यूरिफाई कर सकते हैं। ओके, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर सिंप्लीफाई होकर के कंप्लीट होता है। थैंक यू।